जो इस प्रकार बोलता हो कि रोटी तो खादी पी, चाय तो पीदी पी, काम तो की दो पो और पी का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब गोड़वाड़ी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? खादी पीन पीदी पीन की दो पोन, गयो पोन आयो पोन, पो पी ऐसे कर रहा है यदि, इसका मतलब क्या बोल रहा है? तुम बोलती हो, गोड़वाड़ी बोलती हो, खादो पो पी दो पो ऐसे कहती हो। हाँ, कई जैसे नॉर्मली हम पूछते हैं भाई कई खायो, कई बोलते कई खायो, ये पूछते के खायो, ये पूछते कोई, हाँ कोई खादो पो, हाँ कोई खादो, ओ की मात्रा लगा लगा के ऐसे बोलेंगे। तो पो कहाँ लगाते हो? हाँ, ओ कर पोन, हूं कर पीन ऐसे, पी भी लगाते हो कहीं कहीं। हाँ, पो और पी दोनों का इस्तेमाल करते हो, तो ये कौन सी भाषा बोल रहे होते हैं? गौड़वाड़ी। कौन सी? तो आपके आसपास में यदि ऐसी कोई भाषा बोले तो आप तुरंत समझ जाना कि वो क्या बोल रहा है, गौड़वाड़ी में। फिर आपका देना कि तुम्हारी भाषा में एक बुक लिखी हुई है, कौन सी? बेसाल देव रासो, उसको ये भी बता देना किसने लिखी, नरपति नल, और उसमें भी कह देना कि लव स्टोरी है किस किस की, विग्रह चतुर्थ और राजमती। और उसको ये भी पूछ लेना कि पाली का है या जालोर का है, या तो पाली का होगा या कहां का होगा, उन्हीं इलाकों के अंदर बोली जाती है। आगे बात समझ में? कल देखो मैं जाते जाते एक अभिलेख बता के गया था आपको, दिल्ली से वाले, कौन सा है? हमने पढ़ा था कि हरियाणा में गांव है टोपरा, शिवालिक की पहाड़ियों में गांव है, तो टोपरा गांव में अशोक का एक पिलर था, ऊपर उसके अशोक का अभिलेख है, नीचे अभिलेख किसका है? विगराज का। ऊपर वाले को बोलते हैं अशोक का टोपरा अभिलेख, नीचे वाले को बोलते हैं विगराज का शिवालिक अभिलेख। हमें दिल्ली से मिला था क्योंकि फिरोज तुगलक उस पिलर को उखाड़ के कहां ले गया था? दिल्ली। इसलिए ऊपर वाले को बोलते हैं दिल्ली टोपरा, नीचे वाले को बोलते हैं दिल्ली शिवालिक। दिल्ली शिवालिक अभिलेख में विगराज क्या लिखवाता है? अशोक ने तो अपनी बातें लिखवाई है, अशोक का तो अपने अलग ही प्रकार की बातें हैं उसकी, पर ये क्या लिखवाता है अपना बड़ा विगराज क्या लिखवाता है? विगराज ये लिखवाता है कि मैंने मल्लेच्छों को मारकर, किसको, किसको बताओ, अटक नदी के पार भगा दिया है। कौन सी नदी के? मैंने मलेच्छों को मारकर अटक नदी के पार भगा दिया है। मैं चाहूंगा, बोलो, मेरे उत्तराधिकारी मलेच्छों को अटक नदी पार नहीं करने दें। मैंने मलेच्छों को अटक नदी के पार भगा दिया है, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी मलेच्छों को अटक नदी, कहने का मतलब है कि मैंने दुश्मन जो आए थे उनको अटक के पार भगा दिया, और मेरे जो आगे आने वाले हैं वो ध्यान रखना भाई रे, इनको अटक पार करने। अटक नदी पाकिस्तान में, अटक नदी कहां पर है? आपने एक नदी का आपने नाम सुना हो, सिंधु। सिंधु सुनते हो? सिंधु अपने भारत में पहाड़ों पहाड़ों में चलती है। सिंधु पहली बार अपने भारत में चलती है, भारत से जाती है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जब जाती है तो पहली बार पहाड़ों से मैदान में आती है। वहां जब मैदान में आती है सिंधु, तो वहां उसमें एक नदी आगे जुड़ती है छोटी सी, अटक। कौन सी? इसलिए उस मैदान का नाम है अटक का मैदान। क्या नाम है? तो कोई पूछे कि भाई सिंधु नदी पहली बार मैदानों में कहां प्रवेश करती है, तो अटक के मैदान में। अटक का मैदान कहां पे? उसको अटक का मैदान क्यों बोलते हैं? क्योंकि अटक क्या है? कि नदी। किसी समय हमारे भारत के लोग ये मानते थे कि हमारी बाउंड्री अटक नदी तक है, हमारी बाउंड्री अटक नदी तक हमारी बाउंड्री है, अटक के आगे दूसरा देश, अटक तक है हमारा देश। कारण, क्योंकि अटक नदी के आगे दूसरी कल्चर शुरू हो जाती। अटक नदी के आगे जाने के बाद लोग गाय का मांस खाते, अटक नदी के आगे जाने के बाद लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, जबकि इस साइड के अंदर हम मूर्ति पूजा करते थे, गाय को माता मानते, मंदिरों की मंदिर बनाते, हम यज्ञ किया करते, हमारे देवता अलग उनके देवता अलग। तो हमने कहा भाई हमारी सीमा कहां तक है? और वो जो उधर लोग रहते हैं जो गाय का मांस खाते हैं, जो मूर्तियों की पूजा नहीं करते, जो मंदिरों के अंदर नहीं जाते, वो लोग मल्लेच्छ है। वो क्या है? मल्लेच्छ मतलब वो अलग प्रकार के लोग हैं, अलग संस्कृति के लोग हैं, वो बुरे लोग हैं, हमारे अंदर वो मिलने वाले लोग ही नहीं है। और मैंने मल्लेच्छों को मार के अटक के पार भगाया। किसके पार भगाया? वो खुसरो शाह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गजनी से खुसरो शाह आया था, और विग्रह चतुर्थ ने गजनी की खुसरो शाह को हरा दिया था, तो वो नाम नहीं लिख रहा, वो कह रहा है कि मैंने उसको मार के किसके पार भगा दिया है? अटक। और आगे वाले भी ध्यान रखना रे, इनको अटक नदी पार करने। उसके कहने का मतलब है कि यदि ये लोग अटक नदी पार करके इधर आ गए, तुम्हारे मंदिर तोड़ देंगे, तुम्हारी मूर्तियां तोड़ देंगे, तुम्हारी गाय माता को काट काट के खाएंगे, महिलाओं को उठा के लेके जाएंगे, ये बहुत बुरे लोग हैं, इनको अटक पार करने देनी नहीं। और हमने कितने कितने वर्षों तक ये माना कि हमारी बाउंड्री अटक तक है, कि विग्रहराज के 600 साल बाद, कितने साल बाद, हमारे एक मराठों में महानतम पेशवा हुए बाजीराव बल्लाल, कौन वे? और उन्होंने कहा कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक गाड़ देंगे, मराठों का झंडा
कटक उड़ीसा, तो उस साइड में मराठे पहुंच गए थे, इधर मराठे कहां तक जाना चाहते हैं, अटक। तो कटक तो समझ में आता है कि कटक कहां पर पड़ता है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी, तो भारत खत्म हो गया, पानी आ गया आगे तो। पर अटक के बाद तो आगे देश पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो अटक के पार नहीं जाना चाहते, वो अटक से कटक के बीच में ही रहना चाहते हैं। इसका मतलब भारत की भूमि कहां से कहां मानी गई, अटक से कटक। अब अपने वाले कटक तक तो पहुंचे नहीं थे, अपने वाले इधर पहुंचे होंगे ज्यादा, तो इन्होंने कहा भाई हमारी सीमा कहां तक है, कहां तक है, अटक। और मैंने मलेच्छों कौन सी नदी के पार भगा दिया है, अटक। और मैं चाहता हूं कि मलेच्छों को दोबारा कोई भी अटक पार करने। अब पुनः उस बात पर मैं कल वाली पर आता हूं, अग्निकुंड का सिद्धांत कल मैंने बताया था कि हमले हो रहे हैं, कोई ऋषि इनको हमलों के लिए मोटिवेट कर रहा है। देखो कितने हमले हैं, कितने पढ़े, देखो हमने गोविंद थर्ड महमूद गजनवी से लड़ रहा है, दुर्लभ राज जो है बाद में इब्राहिम से लड़ रहा है, विगराज जो है वो साहबुद्दीन से लड़ रहा है, पृथ्वीराज जो है वो बगुली शाह से लड़ रहा है, अजय राज जो है गर्जन मातंगों से लड़ रहा है, अरुण राज जो है वो तुर्कों से लड़ रहा है, विगराज जो है वो खुसरो शाह से लड़ रहा है। लगातार लड़ाइयां लड़ाइयां लड़ाइयां, और चौहान उन सारी लड़ाइयों में लड़ रहे हैं। तो एक ऋषि ने मोटिवेट किया होगा, वो जो मोटिवेट करने वाले ऋषि है वो कौन है, यज्ञ करके मोटिवेट किया होगा, यज्ञ के आप देवता हमारे साथ में, हमें डरने की कोई आवश्यकता। तो यज्ञ से पहले कॉन्फिडेंस कम था, यज्ञ के बाद में कॉन्फिडेंस ज्यादा। तो यूं लगता है जैसे अग्नि से उत्पन्न हुए हो, अग्नि आने के बाद, वो अग्नि कुंड आने के बाद में इनमें जोश ज्यादा आ गया। भाई साहब अग्नि ने कुछ इनके अंदर किया, इसका मतलब किससे पैदा हुए, जोशीले लोग तो अग्निकुंड के बाद, उससे पहले दिन मिता जोशी। पहले बड़ी बात, मेरे पास जिस दिन भयंकर 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 पैसे आ जाएंगे, उस दिन विगराज पे मूवी बनानी है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। हिमाचल प्रदेश के एक शहर का नाम बदला इसने, ज्वालीपुर का नाम बदल क्या क्या है। मैं बीच में एक उत्तराखंड की मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें एक इसके वहां सिक्के चलते थे। इसका मतलब इस पूरे पहाड़ी बेल्ट पे कब्जा किया। हरियाणा में अभिलेख है इसका, हरियाणा में अभिलेख है। दिल्ली के तोमर इसकी बात मानते हैं, गुजरात वालों को हराया है, अटक तक दुश्मनों को भगा के आया है, हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर कब्जे हैं। और क्या चाहिए, इतना बड़ा राजा हुआ होगा। तो मैं तो यूं कई बार इमेजिन भी करता हूं, जब मुझे लगता है अरे यार उस मूवी बनाएंगे एक, और उस मूवी का जो पहला सीन होगा, उस सीन के अंदर दिखाएंगे अजमेर में एक पाठशाला है, सरस्वती कंठाभरण, और बच्चे उनके अंदर संस्कृत के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें पहन के बैठे हुए बच्चे चोटी वोटी बढ़ाए हुए और संस्कृत बोल रहे हैं। और महल के किसी एक कोने में बैठ के विगराज लिख रहा है हरकेली, क्या लिख रहा है। और किसी एक दूसरे सीन के अंदर टोंक के बिशलपुर के अंदर एक विशाल बांध, विशाल तालाब और विशाल एक गोकर्णेश्वर मंदिर का क्या करवाया जा रहा है, निर्माण कर रहा है। मेरे मैं सोचता हूँ जैसे इंटरवेल आने वाला होगा, कट इसके बाद इंटरवेल आएगा, उसे ठीक पहले एक सीन दिखाया जाएगा जिसमें विगराज युद्ध हुआ है, युद्ध खत्म होने के बाद में एक नदी बह रही है, उस नदी के किनारे विगराज बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक तलवार है, तलवार एकदम खून से सनी हुई है और वो उसको धो रहा है। ये मलेच्छों को मार के मैंने अटक के पार भगा दिए है, और अब मेरे पूर्वज, मेरे वंशज इन मलेच्छों को भी अटक पार करने। और लगता है कि इंटरवल खत्म होने के बाद जो पहला सीन आएगा, उसमें वापस विगराज टांग पे टांग दे के बैठा हुआ है और सामने लाइन लगी हुई है और दिल्ली के तोमर टैक्स जमा करवा रहे हैं। फील आना चाहिए यार। आज होगा दिल्ली बहुत बड़ा, पर कभी दिल्ली हमारे साथ में लाइन में लग के क्या जमा करवाया करता था, टैक्स जमा करवाता था। और मुझे तो और लगता है कि यार दो दो लव स्टोरी एक साथ दिखाएंगे, लव ट्रायंगल है ना, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, जो सब कुछ दिखा सकते हैं, कौन सी मूवी में है। तो तुम तो दुआ करो कि मेरे पास खूब सारे पैसे आए, है ना, तो राजा मौली की तरह को 1000 करोड़ रुपए लगा के मूवी बनाई जाए, तब तुम बाहुबली टाइप बनाए तब तो बाहुबली टाइप की बनाए। यूं ही कोई छोटा मोटा कर दें तो उसमें मतलब क्या निकले। मेरे पास आते हैं कई बार लोग कि सर आप इतनी कहानियां बता दिन पे मूवी बना ले, ना 5 लाख लगा के नहीं बनानी, फिर वो विशाल होनी चाहिए, फिर उसमें उस प्रकार का एक्शन दिखाए जाने चाहिए, उस प्रकार का कॉस्ट्यूम पहनाए जाने चाहिए, उस टाइम के लोग कैसे थे वो दिखाया जाना चाहिए। यूं थोड़ी एक भाई एक मुकुट पहना दिया, राजा राजा जा रहा है अटक के पार भगा दिया है ना। और ऐसा भी है नहीं। आपने यदि राजस्थान का राजा दिखाया जाएगा तो गोरा नहीं होगा। आप कैसे कर सकते हो यार, राजस्थान की जलवायु में रहने वाला व्यक्ति और सारे दिन युद्धों में रहने वाला व्यक्ति, और आप उसकी इतनी फेयर स्किन दिखाते हो। है? मैं रोल मैं 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 उसका डायरेक्टर बनूंगा। मैं चाहता हूं आप जैसे युवा, मैं बुढ़ापा आ गया, राजा युवा था अपना, तो युवा राजा दिखाया जाए 25-26 साल का। अरे मुझे बड़ी आपत्ति रहती है इस बात पे कि किसको बीच में कौन सी मूवी आई थी, पृथ्वीराज चौहान,
पृथ्वीराज चौहान की पूरी आयु 26 साल की है। 26 साल में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। 1166 में जन्म है, 1192 में उसकी मृत्यु। 26 हुए, 66 टू 92 कर लो, कितने 26 होते हैं, 26 साल। यार अक्षय कुमार 62 का हो रहा है, आप 26 साल का दिखाओ यार। 26 साल का लेते कोई, कम से कम वो यंग लड़का लेते, इसको दिखाते रहे तो फ्रेश चेहरा। आप जब अक्षय कुमार को पृथ्वीराज चौहान बनाओगे तो पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं दिखेगा, अक्षय कुमार दिखेगा। आप ऐसे आदमी को लेके आओ जिसको जानते नहीं हो, नया चेहरा लेके आओ, वो फिर पृथ्वीराज ही लगेगा। संजय दत्त को अहमद साहब दाली बनाया था पानीपत में। अहमद साहब दाली बड़ा यंग था, संजय दत्त बुढ़ापे में है यार, थोड़े साल और जी जुआ जाए उतनी सी है। आपने उधर वो बना रखा है, इधर ये पद्मावत जैसी मूवी बनाते हैं, उसमें एकदम गोरे चिट्टे सारे सारे लोग लेते हैं यार। कोई लंदन की जलवायु में रहने वाले लोग थोड़ी है। पहली बात, आप इनके क्या दिमाग में है कि राजा था तो राजा रहा होगा तो भाई ऐसो आराम में रहा होगा, ऐसो आराम में रहा होगा तो एकदम गोरा चिट्टा भी रहा होगा। पर उस समय के राजा सारे दिन युद्ध में रहते हैं, सारे दिन युद्धों के अंदर रहा करते। युद्धों में जाओगे तो स्किन खुरदरी होगी। वहां जब उस पड़े रहोगे आप लंबे लंबे अभियानों में, लंबे लंबे कैंप के अंदर के एक युद्ध लड़ने के लिए अगर 6 महीने तक वहीं पड़ी हुई आपकी सेना, तो भाई साहब ये फेयर स्किन नहीं दिखाई देगी बाद में आपकी। तो थोड़ी रियलिटी तो दिखाई जानी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। फिर वो 5 लाख 7 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ में बनने वाली, अल्लाह एक दिन खूब सारा धन देगा, उस दिन अपने एक अच्छी सी मूवी बनाएंगे, विग्रहराज चतुर्थ, है ना। मूवी में सबसे ज्यादा अच्छा रोल होता है डायरेक्टर का, है ना, वो कैरेक्टर को नचाता है। बाहुबली वाला प्रभास है, बाहुबली के बाद उसकी सारी मूवी फ्लॉप है फ्लॉप है, तो सारी फ्लॉप। और एक में डंका और नहीं लग रहा, आदि पुरुषन कल्कि वो जितनी भी आई थी उनमें डंका भी नहीं लग रहा एकदम। बाहुबली में उसका अलग एक कैरेक्टर है। दो, एक तो उसका डायरेक्टर राजा मौली, वो अलग टाइप का आदमी, दूसरा वो फ्रेश चेहरा था। उसके आप सारे कैरेक्टर पकड़ो, मुझे तो उसमें ना मतलब बाहुबली से ज्यादा अच्छा कैरेक्टर था बल्लाल देव। बल्लाल देव, मेरे तो आपको पुराने फोटो मिल जाएगी, मैं 2017 में मूवी आई थी तो मैंने दाढ़ी व्हाइट करवा ली थी। बल्लाल देव की यहां से दाढ़ी व्हाइट है, तो मैंने साल भर तक ये कलर करवाया था दाढ़ी के, इधर से व्हाइट और इधर से व्हाइट है। तो मैं यार बल्लाल देव वाला कैरेक्टर अलग ही प्रकार, मतलब पूरा दिन लगा था दाढ़ी व्हाइट करवाने में। तो मुझे समझ में आया, अरे यार ये तो बड़ा बुरा पंगा है। मैं चला तो गया, मैं दाढ़ी व्हाइट कर दी, उसने कर देंगे काले को सफेद करना, पूरा दिन लगता है। एक 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 जो कलर है उसपे उसने को पता नहीं कितने कोई कलर रगड़े तब जाके वहां। मैं तो उड़ा मत देना है कलर से, और नहीं उड़ेगी सर एकदम। तो भल्लाल देव वाला कैरेक्टर अलग उभर के सामने आता है, और लगता है भल्लाल देव चलता है और करता है तो यूं एक एक सीन के अंदर यूं लगता है कटप्पा, है ना। आप बाकी छोड़िए उसकी बॉडी लैंग्वेज वो सब देखिए, आप कटप्पा की नजरों से भी आपको लगता है कि वो अपने राजा का कितना बड़ा दास है, कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल ढाल, उसके अंदर की वो शरीर का बाहुबली है, फिर भी वो लगता है कि वो अपने आप को राजा से इंफीरियर मानता है। वो अपने को आपको कभी भी राजा के सामने, वो खड़ा भी है ना राजा के सामने, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि ना ये मान रहा है कि नहीं, भले ही मैं शारीरिक रूप से शक्तिशाली हूं पर तू बड़ा है, तू इस सीट पे बैठता है, इसलिए तेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना मेरा काम। शिवगामिनी, है ना, वो यूं उसमें लेके भी जब यूं खड़ी होती है तो यूं लगती है यार, एक एक डायलॉग उसमें वो जगह अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, तो लगती है चीजें। तो हिस्ट्री की मूवी उसमें दो आपने ध्यान नहीं दिया, एंशेंट पढ़ोगे तो आगे हो रहेगा। उसमें एक वो हथियार है जिसके अंदर वो पत्थरों को फेंक रहे, आप पढ़ोगे अपने एंशेंट में, एक राजा वा आजाद शत्रु, कौन राजा वा, उसने जब वैशाली पर आक्रमण किया, बिहार में एक जगह पड़ती है, तब उसने एक हथियार का प्रयोग किया, उसका नाम था महाशिला कंटक। क्या नाम था, बड़े पत्थरों को फेंकने वाली मशीन। एक आपने देखो भल्लाल देव के रथ के आगे एक लगा हुआ यूं चक्कर घूमता जा रहा है, रथ मुसड़, कौन सा हथियार था, हम एंशेंट में लिखेंगे अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करते समय किन दो हथियारों का प्रयोग किया था, रथ मुसल और महाशिला कंटक। हिस्ट्री की मूवी बनाने के लिए हिस्ट्री आनी जरूरी है पहले तो, हिस्ट्री आए। अपने वाले जो हिस्ट्री की मूवी बनाते हैं इनका दूर दूर तक हिस्ट्री से कोई लेना देना होता। इनको लगता है एक कैरेक्टर पकड़ेंगे, एक बड़ा सा हीरो लेंगे, दो चार उसके आसपास की कुछ चीजें जोड़ जाड़ के एक कोई आइटम डांस दिखाएंगे, एक सुंदर सी लड़की दिखा देंगे, इतने के अंदर मूवी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मूवी में यार एक एक डिटेल देनी पड़ती है, ये सीन है, ये सीन है, ये सीन है। अपने बनाएंगे वैसे बनाएंगे अच्छे से, है ना। अच्छी बनाने का तो रुपए चाहिए ना, आ जाएंगे एक दिन, आ जाएंगे अपने पास।